ये जो पैसों की गणित है ना, इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। आप मेहनत करके जितना पैसा कमाओ उतना ही खर्चा हो जाता है और एंड में तो पता ही नहीं चलता है कि गया कहाँ, एकदम गायब हो जाता है। फिर लगता है एक पॉइंट के बाद कि इसको कहीं बचाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें होती है ना, इसको सुनकर के दिल बैठ जाता है कि पता नहीं ये क्या है, ये कोई अलग ही बात होगी, बहुत ही मुश्किल सी और डिफिकल्ट सी। तो एक काम करते हैं, आपको ये तो पता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको जो तरीके हैं उनसे बड़ा डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, लॉस नहीं हो जाए। तो डोंट वरी, आप सिर्फ आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर, और बाकी जो चीजें हैं जितने आसान तरीके से समझाई गई है वो आपका काम बहुत ही आसान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूबी पारिक और मैं हूं एक गीगलर, और आज की इस ऑडियो बुक समरी को बनाया है गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, जहां पर आप समरीज को पढ़, सुन, देख और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में, जिसका नाम है लेट्स टॉक मनी, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, नाउ मेक इट वर्क फॉर यू, जिसे लिखा है मोनिका हलन ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो डेट, इक्विटी, एसेट, इन्वेस्टमेंट, अगर आप भी औरों की तरह है तो ये 4 शब्द सुनकर पक्के से आपका भी सिर ना दर्द करने लगेगा। ये आपको पूरी तरह बेकार लगता होगा और आप उनके बारे में सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, है ना? लेकिन बदकिस्मती से आप इन शब्दों से बच नहीं सकते और ना ही आप अपने फाइनेंशियल मुश्किलों से बच सकते हैं, क्योंकि समय आ गया है कि आप आगे बढ़कर फाइनेंस के बारे में पढ़ें और सीखें। ये जो पैसा है ना, ये तभी डरावना हो सकता है जब आप उसे डरावना समझें। इस समरी में आप सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपने पैसों का हिसाब रखना कितना आसान है, और ऊपर कहे गए 4 शब्दों का आसान मतलब भी समझेंगे। तो पैसों के बारे में बात करना या सोचना मुश्किल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक नया पर्सपेक्टिव आज आपको मिलेगा। तो आइए इस जर्नी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द मनी ऑर्डर। अब ये क्या है, आइए जानते हैं। क्या कभी ऐसा भी समय रहा है आपके साथ जब आप अपने पैसे के बारे में चिंता नहीं कर रहे थे? जब आप काम पर जाते हैं तो आप बिल्स पे करने के बारे में सोचते हैं। बस में जब ड्राइवर आपको बताता है कि बस का किराया बढ़ गया है, तब आप चिंता करते हैं। आपको कैफे में एक पेस्ट्री खरीदने में भी बहुत बुरा लगता है कि आप इस पैसे को बाद के लिए बचा सकते थे, हालांकि आपको अच्छी पेस्ट्री खाए हुए बहुत समय हो गया। तो कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, आपको ये पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम कभी खत्म होती दिखाई ही नहीं देती। लेकिन इन सभी परेशानियों का हल है, सोल्यूशन है। कोई भी अपने फाइनेंशियल मैटर को खुद हैंडल कर सकता है। इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक पैसे के बक्से की तरह देखिए। अगर आपको आसान लगे तो आप इसे पिग्गी बैंक की तरह भी देख सकते हैं। आप उस मनी बैंक को अपनी कमाई से भर देते हैं और आप किराया, रोज के खर्चों और इमरजेंसी जैसे खर्चों के लिए उस बॉक्स से पैसे निकालते हैं। अक्सर महीने के आखिर में उस बॉक्स में कुछ पैसे बच जाते हैं। वो बचे हुए पैसे आपके बच्चों के कॉलेज के खर्चे या आपके रिटायरमेंट प्लान में जा सकते हैं। अब ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि मनी बॉक्स में बचे हुए पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। वो तुरंत से स्टॉक्स खरीदने के बारे में सोचते हैं या फिर अपने पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या बचे हुए पैसे इस्तेमाल करने का यही सबसे अच्छा तरीका नहीं है? तो हाँ, ये सही तरीका है, लेकिन ये आपका सबसे पहला कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बचे हुए पैसे हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस बचे हुए पैसे को मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी चले जाने या किसी फैमिली मेंबर की डेथ जैसी इमरजेंसी के लिए संभाल कर रखने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए आपका पहला कंसर्न यही होना चाहिए कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड समय के लिए, जिसे हम कहते हैं अड़ी भगत, उसके लिए आप कुछ पैसे अलग करके रखें, खास तौर पर उस समय के लिए जब आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो मनी ऑर्डर को समझने के बाद अब बात करते हैं डोंट स्टैश दैट कैश। मतलब ये कि इस बुक की जो ऑथर है मोनिका, वो अपने दोस्त अनु से बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां पर मोनिका हर चीज प्लान करके एक मेथड के साथ करती है, वहीं पर अनु किसी चीज को प्लान नहीं करती और तुरंत से डिसीजन ले लेती है। अनु एक केयर फ्री सिंगल पेरेंट है। वो फ्रीलांस डिजाइनर के तौर पर अपनी कमाई पर जीती है। अनु को पैसे के बारे में बात करना बहुत ही बोरिंग लगता है और उनके पास बर्बाद करने के लिए समय भी नहीं है। तो एक दिन लंच के टाइम मोनिका को ये जानकर के बहुत आश्चर्य हुआ। वो चौंक गई कि अनु पहली बार अपने फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात करना चाहती थी। वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थी कि उन्हें नहीं पता था कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। अब उन्हें ये तो समझ में आ रहा था कि उनका पैसा बैंक में आता है, लेकिन उसके बाद कहाँ और कैसे खर्च होता है, ये तो उनकी समझ में आ ही नहीं रहा था। तो क्या आप भी अनु की तरह हैं? क्या आप भी समझ नहीं पाते कि आपका पैसा कहाँ गायब हो गया? क्या आप हमेशा ये कहते हैं कि आपके पास पैसे सेव करने जितने पैसे ही नहीं है? तो यहाँ पर अनु की और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पैसे खर्च करने के तरीके में कोई सिस्टम नहीं है। आपके पास अपने खर्चे का हिसाब रखने का सिस्टम नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, उस पर ध्यान दें। हाँ, ये सुनने में बोरिंग लगता है। अपने खर्चे का हिसाब रखना कोई बहुत मजेदार काम तो है नहीं, लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हालांकि आप ये सोचते हैं कि आप खर्चीले नहीं हैं, लेकिन आप सेल या डिस्काउंट का बोर्ड देखते ही तुरंत से कोई चीज खरीद लेते हैं। आप ग्रोसरी खरीदते समय अपने बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं। फिर जब आपके पास पैसे कम बचते हैं तब आपको आश्चर्य होता है, आप चौंक जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। अनु को अपने खर्चों की लिस्ट बनाना बोरिंग लगता है। ज्यादातर लोग खर्च का हिसाब रखना बंद कर देते हैं,
क्योंकि ये उन्हें झंझट लगता है। इसलिए मोनिका खर्च का हिसाब रखने के लिए एक आसान और बेहतर तरीका बताती है। अपने पैसों को जरूरत के हिसाब से कई हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे मोनिका अपने पैसों को 3 हिस्सों में बांटती है, इनकम, स्पेंडिंग और सेविंग। ये सुनने में तो काफी आसान लग रहा है, लेकिन इसी का तो मोनिका ने भरोसा दिलाया था। मोनिका 3 बैंक अकाउंट इस्तेमाल करती है। उन 3 बैंक अकाउंट को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। वे नाम है इनकम अकाउंट, स्पेंडेड अकाउंट और इन्वेस्टेड अकाउंट। वैसे नाम में बहुत ताकत होती है। अब मान लीजिए कि आपके लॉन में रोज एक मुर्गा दौड़ता फिरता है। आप उस मुर्गे को बहुत पसंद करने लगते हैं और उसका नाम चीकू द चिकन रख देते हैं। अब सोचिए, क्या आप कभी चीकू को मारकर खा पाएंगे? मोनिका को नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे। किसी भी चीज को एक आइडेंटिटी यानी पहचान देने के बाद उसे चोट पहुंचाने से हमें गिल्ट महसूस होता है। इसलिए मोनिका अपना बजट जल्दी से जल्दी बनाती है। जैसे ही उनकी सैलरी उनके इनकम अकाउंट में आती है, वो जरूरत के पैसे अपने स्पेंडेड अकाउंट में डालकर बाकी बचे हुए पैसे इन्वेस्टेड अकाउंट में डाल देती हैं। आप मोनिका के इस तरीके के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं कि जैसे आपकी तो सैलरी बहुत कम है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचे तो आपको पता चलेगा कि सैलरी आपका इकलौता पैसे का सोर्स नहीं है। आपकी जिंदगी में छोटे छोटे बोनस भी आते हैं। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आपको खाने पर बुलाए, जिससे आपका उस समय का खाने का खर्चा बच जाता है। आपके काम में आपको रिफंड या डिस्काउंट मिल जाए, या आपका कोई दोस्त आपसे लिए हुए उधार के पैसे लौटा दे, है ना? तो पॉइंट ये है कि कई बार हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे तुरंत खर्च ना कर दें, बल्कि अपने इनकम अकाउंट में डालें। कोशिश करें जितना हो सके अपने हाथ में कैश ना रखें, क्योंकि जब आपके हाथ में कैश नहीं होता है तो उसे खर्च करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग करना शुरू कीजिए, उससे चीजें आसान हो जाएगी। मोनिका के अनुसार आपको ये पहले 3 महीने करके देखना चाहिए। जैसे ही आपको सैलरी मिले, आप उसे सभी अकाउंट में बांट दीजिए। फिर ध्यान दीजिए कि जो अमाउंट आपने स्पेंडेड अकाउंट में डाला है, क्या वो आपके लिए काफी है या फिर ये आपको थोड़ा सा कम लग रहा है? क्या आपके पास इन्वेस्टेड अकाउंट में जरूरत के जितना पैसा है? इनमें से कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अपने इन्वेस्टेड अकाउंट के पैसे अपने स्पेंडेड अकाउंट में ना डालें। पर सवाल यह है कि आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा? ऐसा करने से ये हुआ कि मोनिका को समझ में आया कि वो महीने भर में कितना खर्च करती है और किस तरह छोटी छोटी खरीदारी में भी पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। आगे चलकर इससे उन्हें ये भी समझने में मदद मिली कि वो इन्वेस्टेड अकाउंट में कितना पैसा डाल सकती है। मोनिका को ये समझ में आया कि अगर वो कोशिश करे तो वो काफी पैसे बचा सकती है, और ये सब आप पर भी लागू होता है। पैसे में लेबल लगाने को आप भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के जरिए समझ सकते हैं। आपका ब्रेन उस लेबल को समझता है और आपको बेकार के पैसे खर्च करने से रोकता है। आपका ब्रेन आपको बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इसे मेंटल अकाउंटिंग कहा जाता है। समय के साथ आप उन लेबल्स के साथ छेड़छाड़ करना नापसंद करने लगते हैं। तो इतना कर लेने के बाद अब बारी आती है फाइनली वी आर इन्वेस्टिंग। जी हाँ, आपकी तरह मोनिका भी इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। उन्हें ये मुश्किल और डरावना लगता था, और साथ ही उन्हें ये भी लगता था कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए काफी पैसे है ही नहीं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मोनिका के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे, उन्हें सिर्फ अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करने की जरूरत थी। मोनिका भी आप ही की तरह स्ट्रगल कर रही थी। उन्हें भी अपने परिवार को सपोर्ट करना था। मोनिका और उनके पति की कमाई से उनका खर्चा मुश्किल से चल रहा था। एक नए शादीशुदा कपल होने के कारण उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर उनकी एक बेटी हुई। हालांकि मोनिका और उनके पति परिवार के नए मेंबर को लेकर के बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल रिस्क भी झेलने पड़े। मोनिका जब भी काम पर जाती तो उन्हें अपने पास न पाकर उनकी बेटी रोने लगती। इसलिए मोनिका ने जॉब छोड़ने का फैसला किया। वो अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी को देना चाहती थी। उनके परिवार और दोस्तों को लगा कि उनका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मोनिका को अपने फैसले पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ। अपनी बेटी पर ध्यान देना ऐसा काम नहीं था जिसके लिए उन्हें कभी पछतावा हुआ हो। हाँ, ये उनके लिए मुश्किल जरूर था, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ उनके पति थे। हालांकि मोनिका इधर उधर के काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी, लेकिन वो कमाई रेगुलर नहीं थी। वो दोनों अक्सर बाहर का खाना नहीं खा पाते थे, ना ही छुट्टियों में छुट्टी ले पाते थे। लेकिन मोनिका को ये पता था कि वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, और उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया। उस स्ट्रगल के दौरान मोनिका ने कुछ सीखा। मोनिका ने बहुत मेहनत करके पैसे खोज निकाले। ये सीख आप पर भी लागू होती है कि मुश्किल समय में आप भी पैसे पा सकते हैं। क्यों इतने सारे लोग इन्वेस्ट करने से घबराते हैं? आपको लगता है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लायक पैसे नहीं है, लेकिन ये कारण एकदम बकवास है। ये कहना ऐसा ही है जैसे कि आप कह रहे हो आप एक्सरसाइज शुरू करने के लिए फिट होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, अगर आप ठीक से खोजेंगे तो आपको हमेशा पैसे मिलेंगे, खास तौर पर तब जब आपको पैसे मिलते ही आप उस पर इनकम का लेबल लगा दे। मोनिका के अनुसार इस हिचकिचाहट का कारण है मीडिया, जो इन्वेस्टमेंट को गलत ढंग से लोगों को दिखाता है। न्यूज और मूवीज में आप इन्वेस्टमेंट को एक लाइन की तरह स्क्रीन में ऊपर नीचे जाते देखते हैं। लोग बहुत तेजी से और कुछ चिल्लाकर भी बोलते हैं। वो ब्रोकर, स्टॉक और कई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सब ट्रेडर के नजरिए से दिखाया जाता है। आप एक इन्वेस्टर है और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो इन्वेस्ट करने के बारे में ज्यादा जानने के लिए थोड़ा समय निकालें। याद रखें कि इसे इन्वेस्टर के तौर पर पढ़ें। ट्रेडर होना एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है।
सवाल पूछने से डरे नहीं। इन्वेस्टर्स अक्सर इस बारे में अपनी एक्सपर्ट राय शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। मोनिका के अनुसार इन्वेस्टमेंट आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ सवाल है जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में करने के पर्पस को ज्यादा महत्व दीजिए, जिससे कि आपका दिमाग जल्द से जल्द मेंटल अकाउंटिंग करना शुरू कर दे। इन्वेस्ट करने का सबसे सही समय अभी है। ये बिल्कुल एक्सरसाइज करने की तरह है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप रिजल्ट देख पाएंगे। अगर इन्वेस्ट करना आपको अभी भी थोड़ा डरावना लगता है तो आप मेंटल अकाउंटिंग का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टेड अकाउंट को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, ऑलमोस्ट देयर, इन सम टाइम और फार अवे। तो ऑलमोस्ट देयर में आप वो इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप आने वाले 2 से 3 साल में करने वाले हैं, जैसे कि घर खरीदना या कहीं घूमने जाना। इन सम टाइम में आप वो इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जो कि आप आने वाले 3 से 7 साल में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान या फिर बच्चों की कॉलेज फीस। फार अवे में आप ऐसे खर्चों के लिए इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जिनका आपको अभी अंदाजा नहीं है, जैसे कि रिटायरमेंट। हालांकि आपको लग रहा है कि आपको रिटायर होने में तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन धीरे धीरे ही सही, रिटायरमेंट का समय करीब आ ही जाएगा। ये जानना कि आप अपना पैसा किस पर खर्च करेंगे आपको पैसे के मामले में समझदार बनाता है। वैसे एग्जैक्ट अमाउंट होना जरूरी नहीं है, अपने खर्चे का एक एस्टिमेट यानी अंदाजा होना भी काफी है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले चैप्टर की, जिसका नाम है लेट्स दी जार्गन इन्वेस्टिंग, यानी कि इन्वेस्टिंग को सिंपल भाषा में समझना। तो आइए इसे समझते हैं। एक दिन मोनिका बाल कटवाने के लिए अपने फेवरेट सैलून में गई। उनकी हेयर स्टाइलिस्ट क्लारा ने बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि वो काफी परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपना पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है। हालांकि वो एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रही थी, लेकिन क्लारा को उससे ज्यादा कुछ चाहिए था, जिस कारण से क्लारा अपने पैसों से और ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रही थी। वही परेशानी शायद आपकी भी होगी। फाइनेंस के बारे में बात करना क्लारा को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके अकॉर्डिंग तो वो फाइनेंस को समझने के लिए बहुत ही बेवकूफ थी, कुछ भी उन्हें नहीं पता था। इससे मोनिका को ये समझ में आया कि इसी रीजन से बहुत से लोगों में फाइनेंशियल स्किल्स की कमी होती है। आप बस इसे सीखना ही नहीं चाहते हैं। आप जितने नासमझ होंगे लोग उतना ही आपका फायदा उठाएंगे, तो आपको नॉलेज के जरिए खुद को ताकतवर बनाना होगा। तो मोनिका इन्वेस्टमेंट से जुड़ी उन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता रही है जो आपको जाननी चाहिए। डेट यानी कि उधार, इक्विटी और रियल एसेट्स ऐसे 3 कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो हर चीज जो आप उधार लेते हैं वो डेट होता है। किसी भी बिजनेस का मालिक होना और उससे जुड़े रिस्क को उठाना उसे इक्विटी कहते हैं। डेट और इक्विटी को फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है। वहीं रियल एसेट्स वो चीज है जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि सोना या रियल एस्टेट, मतलब जमीन और घर। अब आपके मनी बॉक्स में डेट, इक्विटी और रियल एसेट्स के लिए भी एक जगह होनी चाहिए। डेट क्या है ये आपको पहले से ही पता होगा। आपका घर, कार या क्रेडिट कार्ड लोन पर हो सकता है, लेकिन मोनिका के लिए इसका अलग ही मतलब है। मान लीजिए आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक आपके डिपॉजिट को एक उधार के रूप में देखेगा। आप उन्हें अपना पैसा रखने दे रहे हैं। इसका मतलब है आप उस पैसे को खर्च करने के समय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बैंक आपको ये समझदार काम करने और पैसे खर्च ना करने के लिए अवार्ड के तौर पर इंटरेस्ट देता है। आपके पैसे को लेकर आपने जो बैंक पर भरोसा दिखाया है उसके लिए बैंक एहसानमंद होता है। इस तरह ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। सोना एक रियल एसेट है और भारत में बहुत सोना है, जिसका मतलब है भारतीयों के पास काफी सोना है, काफी गोल्ड है। एक तरह से इन्फ्लेशन का इस पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समय के साथ सोना यानी कि गोल्ड और भी महंगा होता जाएगा। फिर भी सोना आपको बैंक जितना इंटरेस्ट तो नहीं देता है और आप इसे किसी को उधार नहीं दे सकते। ये इसके 2 डिसएडवांटेज हैं। गोल्ड से पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर इसकी कीमत लगातार बढ़ती जाए। मान लीजिए आपने 3 साल पहले सोना खरीदा था। अब अगर आप उसे आज बेचने जाए तो उसका सिर्फ 2 से 3% ही रिटर्न रेट मिलेगा। तो मोनिका अपने रीडर्स को सोना खरीदने की सलाह देती है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, बल्कि रीजनेबल अमाउंट में खरीदने की सलाह देती है। वो इस पर इन्वेस्टेड अकाउंट का 5 से 10% से ज्यादा खर्च करना सही नहीं मानती। रियल एस्टेट भी एक तरह का रियल एसेट है। बहुत से लोग इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से अमीर हुए हैं, लेकिन अगर आपने इसे समझदारी से नहीं किया तो आप अपना सारा पैसा गंवा सकते हैं। मोनिका के एक दोस्त है जिनके साथ ऐसा हो चुका है। उनके दोस्त डैन ने शहर के जाने माने एरिया में एक फ्लैट खरीदा था। उसने अपने इनकम का 40% उसमें लगा दिया। इसके लिए उसने लोन भी लिया था, लेकिन इतना पैसा काफी नहीं था। आगे चलकर डैन को अपना घर गिरवी रखना पड़ा क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी चाहिए थी। सिचुएशन उतनी ही खराब थी जितनी सुनने में लग रही है। मोनिका ने डैन को गलत फैसले लेने से रोकने की कोशिश की थी। डैन ने एक अच्छा घर होते हुए भी नया फ्लैट क्यों लिया, वो भी तब जब डैन जल्दी ही रिटायर होने वाला था। अब चिंता की बात ये थी कि उसने फ्लैट के लिए जो इतने सारे लोन लिए थे वो उसे किस तरह चुकाएगा। ये सब सवाल है जो आपको किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। डैन ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के कामयाब होने की बहुत सारी कहानियां सुनी थी। वो भी अमीर होना चाहता था और उसकी पत्नी भी उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही थी। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का उस समय ट्रेंड चल रहा था। तो बात ऐसी है कि ये जो इमोशंस है ये हमें बेवकूफ बना देते हैं।
वो कभी कभी हमसे वो पैसे भी खर्च करवा देते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। और यही डैन के साथ भी हुआ। जब उसने सबको अमीर बनते हुए देखा तो उसकी ईगो हर्ट होने लगी, और उसकी पत्नी ने तो ऑलरेडी उस पर दबाव डाला था। तो ये सिचुएशन और भी बिगड़ गई। हर साल उस फ्लैट को रिपेयर और रेनोवेट कराने के कारण डैन लगातार पैसे खर्च करता रहा। ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि दूसरे लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। डैन अमीर होने का दिखावा करने के लिए बहुत सा पैसा खर्च कर रहा था। डैन शायद अमीर हो भी जाता, लेकिन उसने एक खराब फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया। अब डैन घबराया हुआ था क्योंकि वो जल्दी ही रिटायर होने वाला था। अब वो उस फ्लैट को बेचने की सोच रहा था, लेकिन उस समय रियल एस्टेट का मार्केट डाउन था और उसने इसमें अपना पूरा पैसा लगा दिया था। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबके लिए नहीं होता है। आपको समय समय पर इसके मेंटेनेंस पर खर्च करना होगा, फिर इसमें प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस का भी खर्च होगा। मतलब कि ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो सबके लिए नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप कोई जगह खरीद कर तुरंत से अमीर हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके दोस्त इसके जरिए पैसा कमा रहे हो, लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा चांस है कि आप ऐसा ना कर पाएं। अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले बहुत बार उसके बारे में सोचिए और फैसला ले। तो इस चैप्टर में इतनी अमेजिंग और कमाल की बातों को समझते हुए अब आगे समझते हैं पुटिंग इट ऑल टुगेदर। यानी कि बूफे में हर इंसान अपनी प्लेट में वही खाना लेता है जो उसे खाना पसंद है। अब यहाँ पर शायद एक 15 साल की लड़की को फ्राइड खाना ज्यादा पसंद हो तो वो ऑयली खाना लेगी, जैसे फ्राइड चिकन या फिर किसी तरह की मिठाई। लेकिन उसकी माँ जो अभी 40 की होने वाली है, उनकी हेल्दी खाना लेने के चांसेस ज्यादा है, जैसे कि सलाद या सुशी। खाने की पसंद की तरह ही हमारे खर्चे भी अलग अलग होते हैं। अगर आप पैसे के मामले में सावधान रहना चाहते हैं तो आपको कोई चीज सिर्फ इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि आप खरीद सकते हैं। आपको मनी बॉक्स याद है ना? आप जो भी चीज खरीदे उसकी आपके मनी बॉक्स में जरूरत होनी चाहिए, या यूं कहिए कि आपको वही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जो खरीदने के लायक हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट खरीदने के लायक है या नहीं? तो इसके लिए कुछ खरीदने के लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है उसकी कॉस्ट, यानी कि कीमत। किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी कॉस्ट देखना आम बात है। कॉस्ट 3 तरह की होती है। उसमें से एक है प्रोडक्ट की कॉस्ट, जैसे कि बस की टिकट। दूसरा है ऑन गोइंग कॉस्ट। इसमें आपको कोई प्रोडक्ट अपने पास रखने के लिए बार बार पे करना पड़ता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना। तीसरा है एग्जिट लोड। ये वो पैसा है जो आपको तय समय से पहले बाहर निकलने के लिए देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन कुछ कारणों से आपको बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़े तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। और अब आती है दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है उसका रिटर्न। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सोचकर ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले ये देख लीजिए कि उस प्रोडक्ट की रिटर्न देने की काबिलियत कितनी है। ऐसे प्रोडक्ट से संभल कर रहिए जो एब्सोल्यूट नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस। एक इन्वेस्टमेंट एजेंट आपको किसी एक खास स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बारे में बताता है और कहता है कि उसके बदले में आपको 5 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसे एजेंट आपको नहीं बताता, वो ये है कि उस 1 लाख को 5 लाख बनने में 30 साल लगेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हर साल सिर्फ 5.5% होगा। रिस्क और रिटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। छोटे रिटर्न आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन बड़े रिटर्न, जैसा कि हमने पहले ही बताया, उसमें काफी रिस्क होता है। बड़े रिटर्न के लालच में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो है एग्जिट कॉस्ट, यानी समय से पहले निकलने की कीमत। इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप एक तय समय से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ये कंपनीज का तरीका है ये पक्का करने का कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में और पैसे डालते रहेंगे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ये एग्जिट लोन जैसा ही है। ट्रेडिशनल प्लान को तोड़ना मुश्किल होता है, जैसे लाइफ या चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए आपने शुरू के 3 साल के अंदर ही पे करना बंद कर दिया, तो ये भी तो हो सकता है कि आपको आपका पैसा वापस ना मिले। इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। और इन सारी बातों को सुनने और समझने के साथ साथ पहुंच गए हैं हम इस समरी के कंक्लूजन पर। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें करनी है और हमेशा ध्यान में रखनी है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले तो आपने सीखा कि पैसे बचाना सबसे आसान काम है। आपका ये कहना कि सेव करने के लिए पैसे तो बचे ही नहीं है, तो सिर्फ ये एक बहाना है। इससे बचने के लिए आपको बस एक मनी बॉक्स को विजुअलाइज करना है। ये वो मनी बॉक्स है जिसमें आप अपनी इनकम रखते हैं और यहीं से आप खर्च के लिए पैसे निकालते भी हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज समझने की और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके पास पैसे बचे हैं तो उसे तुरंत इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचे, उसे इमरजेंसी के लिए बचा कर रखिए। दूसरी चीज जो आपने सीखी वो ये है कि आप अपने फाइनेंशियल सेटअप के बारे में जितनी जल्दी सोचेंगे उतना अच्छा है। अपने पैसे के लिए एक सिस्टम बनाइए, उसे कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। अपने पैसों को जरूरत के हिसाब से बांटे। मोनिका इसके लिए 3 कैटेगरी बताती है, इनकम, स्पेंडिंग और सेविंग। तीसरी चीज जो आपने सीखी वो है जानकारी की ताकत, यानी लर्निंग की पावर। आपको इन्वेस्टमेंट तब तक डरावना लगता है जब तक आप इसके बारे में जानकारी नहीं ले लेते। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए थोड़ा समय निकालें, जैसे कि आप अभी निकाल रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस। आगे चौथी चीज जो आपने सीखी वो ये है कि इन्वेस्टमेंट के 3 मेन फीचर्स होते हैं।
डेट, इक्विटी और रियल एसेट्स। फायदेमंद इन्वेस्टमेंट पाने के लिए आपको इन तीनों टर्म्स के बारे में जानना होगा। सही जानकारी ना होने के कारण इन्वेस्टमेंट फेल हो जाते हैं। पांचवी चीज है ये जानना कि कोई भी प्रोडक्ट इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं। आपको उसकी कीमत यानी कॉस्ट, रिटर्न और तय समय से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की कीमत के बारे में सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सीखने के लिए थोड़ा समय निकालें। आप जितना कम जानेंगे, लोग उतना ही आपका फायदा उठाएंगे। और कम से कम इस बुक की ऑथर मोनिका और गीगल तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। नॉलेज ही असली पावर है। इसे अपने पैसे को बढ़ाने और खुद को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। लेकिन आपकी और हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। ये शुरुआत करना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो ये समरी आपको कैसी लगी? कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा? या ऑलरेडी आप किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं? या कौन सी वो चीज है या लाइन है या कहानी है जिसने आपसे कहा कि बस बहुत हो गया, आज और अभी से ही इन्वेस्टमेंट नाम के इस शब्द से दोस्ती कर लेनी चाहिए। और दोस्ती करने से पहले इसे बारी बारी से जब जब टाइम मिले समझना भी चाहिए, राइट? दोस्ती करने से पहले हम समझते भी तो है ना। तो ये काम आपको करना